हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम पढ़ रहे हैं लिटरेचर फॉर यूपी टीजीटी 2021 के लिए और विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं हम। और विलियम वर्ड्सवर्थ पर ये आपका 5th वीडियो है और आज हम इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी पढ़ेंगे। और बायोग्राफी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी को हम इन पॉइंट्स में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी वर्ड्सवर्थ लाइफ डिवाइडिंग इनटू 4 पीरियड्स। इसमें जो फर्स्ट पीरियड है उसमें उनका चाइल्डहुड एंड यूथ इन द कम्बरलैंड हिल्स फ्रॉम 1770 टू 1787, यानी कि 1770 से लेकर के इनका बचपन, इनकी अर्ली एजुकेशन और इनके पेरेंट्स और ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पीरियड की बात करें, अ पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, इंक्लूडिंग हिज यूनिवर्सिटी लाइफ एट कैम्ब्रिज, हिज ट्रेवल्स एब्रोड एंड हिज रिवोल्यूशनरी एक्सपीरियंस फ्रॉम 1787 टू 1797। ये जो 10 वर्ष का समय है, इसमें इनकी फ्रांस यात्रा, इनकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के प्रति इनके जो विचार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और क्या इन पर प्रभाव पड़ा उन पॉइंट को पढ़ेंगे। और ये बहुत छोटा सा पीरियड है। आज a short but significant period of finding himself and his work from 1797 to 1799। ये 2 या 3 वर्ष का समय है। यहाँ पर ये गॉसलर एक जगह है जर्मनी में, वहाँ रह रहे थे 2-3 वर्ष के लिए। तो वहाँ इन्होंने कुछ रचनाएं रची हैं और गॉसलर ने इनके जीवन को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, तो ये जानेंगे। और 4th में अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रिटायरमेंट इन द नॉर्दर्न लेक रीजन। तो आप जानते हैं कि लेक रीजन में, लेक डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अपने लाइफ के 50 ईयर्स को एक्सपेंड किया था। चलिए पढ़ते हैं। पहले हम बर्थ की बात कर लेते हैं। बर्थ है 7 अप्रैल 1770 एट कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। यानी कि 7 अप्रैल 1770 को कोकरमाउथ टाउन में इनका जन्म होता है। और कोकरमाउथ जो है, कॉकर एक रिवर है जो डरवेंट रिवर से मिलकर संगम बनाती, वहीं पर कोकरमाउथ है। पेरेंट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सरनेम है उससे पहले जॉन लगा देंगे तो आप जितने भी टीजीटी राइटर हैं, चाहे विलियम वर्ड्सवर्थ रहे हों, जॉन गाल्सवर्दी रहे हों या जॉन मिल्टन रहे हों, सबके नाम के आगे इनके जॉन लगा देंगे तो इनके पेरेंट्स का नाम बन जाएगा। तो हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ वॉज एन अटॉर्नी एट लॉ, यानी कि कानून के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते थे। तो देखिए, अटॉर्नी एट लॉ वो पद होता है जब हम किसी के पक्ष में कानून की तरफ से जाते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में भारत सरकार का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो वर्ड्सवर्थ फादर वॉज a legal representative of James Luther, फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल। तो लॉन्सडेल के जो फर्स्ट अर्ल थे जेम्स लूथर, उनके कौन थे ये? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अटॉर्नी एट लॉ। जॉन वर्ड्सवर्थ, इनके फादर की डेथ जो होती है 1783 में हो जाती है, व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड। यानी कि 13 वर्ष के विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं तो इनके फादर की डेथ हो जाती है। हिज मदर नेम वॉज
एन कॉक्सन। शी डाइड इन 1778 व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज ओनली 8 years old। विलियम वर्ड्सवर्थ केवल 8 वर्ष के होते हैं जब इनकी माँ की डेथ 1778 में हो जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ के अगर ब्रदर एंड सिस्टर्स की बात करें तो ये कुल मिला के 5 भाई बहन थे। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन ऑफ हिज पेरेंट्स। इनके 5 बच्चों में दूसरे नंबर के थे और सबसे बड़े भाई द एल्डेस्ट जो ब्रदर थे, रिचर्ड वॉज द एल्डेस्ट ब्रदर हु बिकेम अ लॉयर। तो सबसे बड़े भाई का नाम रिचर्ड। सेकंड नंबर पे यानी कि इनके बाद डॉर्थी वर्ड्सवर्थ, जिनको बारे में आपने टिंटन एबे में सुना होगा, क्योंकि टिंटन एबे पोइम डॉर्थी वर्ड्सवर्थ को एड्रेस की गई है। और भी बहुत सारी पोइम हैं। हिज सिस्टर वॉज द पोइट एंड डायरिस्ट, ये कवि भी हैं और साथ साथ डायरी लिखने वाली भी हैं। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर। और इनके जो दूसरे भाई थे जॉन, बर्न आफ्टर डॉरथी, हु डाइड इन 1805 when the ship of which he was captain was wrecked off the south coast of England. He was also Earl of Abergavenny। तो ये एबरगेबनी के अर्ल भी थे। इनकी 1805 में डेथ हो जाती है और जिस शिप में ये सवार थे उसके एक कैप्टन थे और वो साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड में जो है टकरा जाता है, तो वहाँ पर डूबकर इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ का जिक्र आपको पोइम है पील कासल, जो एल्जिया के स्टेंजास हैं उसमें जिक्र मिलेगा आपको। और सबसे छोटे भाई का नाम था क्रिस्टोफर। तो क्रिस्टोफर वॉज द यंगेस्ट। ही एंटर्ड द चर्च एंड रोज टू बी मास्टर ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। अब हम वर्ड्सवर्थ की अर्ली एजुकेशन की बात करते हैं और अर्ली लाइफ की बात करते हैं। इन 1776 ही वॉज एडमिटेड टू कॉकरमाउथ ग्रामर स्कूल। आप जानते हैं कि ग्रामर स्कूल गवर्नमेंट उनको रन करती है और 6 वर्ष की आयु में कॉकरमाउथ के ग्रामर स्कूल में इनको एडमिट कराया जाता है। अब आप जानते हैं कि 1778 में 8 वर्ष की आयु में जब इनके मदर की डेथ हो जाती है, व्हेन हिज मदर डाइड इन 1778, तो ही वॉज एडमिटेड टू द ग्रामर स्कूल एट हॉक्सटेड। तो हॉक्सटेड के ग्रामर स्कूल में इनको एडमिट किया जाता है और ये आपका डे बोर्डिंग स्कूल होता है। यहीं पर रहकर इनको पढ़ना पड़ता है और इसको एक ओल्ड वुमेन गांव की एन टाइसन चलाया करती थी, एन टाइसन। तो नेचुरल है कि जब घर पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो बोर्डिंग स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया। ही स्टडीड इन दैट स्कूल टिल 1787। इसके बाद ये जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। व्हेन हिज फादर डाइड इन 1783 ही एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स वर प्लेस्ड अंडर द गार्जियनशिप ऑफ देयर अंकल। तो इनके अंकल की गार्जियनशिप में इनके सभी भाई बहनों को भेज दिया जाता है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज चाइल्डहुड वॉज स्टिफ, मूडी एंड वायलेंट एज ही रोट इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरेंडा डिक्टेटेड इन 1847। इनके ऑटोबायोग्राफी मेमोरेंडा, इसको 1847 में इन्होंने खुद ही डिक्टेट किया था। तो उसमें स्वीकार किया था कि इनकी माँ इनको बताया करती थी इनके बारे में कि ये बहुत जिद्दी थे, मूडी थे। एक बार अपने मैटरनल ग्रैंड मदर के यहाँ एटिक पे चढ़ गए थे तो वहाँ परेशान किया था। अब सेकंड पीरियड की बात करें, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में एडमिशन लिया। तो इन और कब लिया, इन 1787 में।
जब ये 17 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 17 वर्ष के, 17 ईयर्स के थे। तो 17 वर्ष की आयु में इनको कैम्ब्रिज कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। तो इन 1787 विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एडमिटेड टू सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में होता है। अब यहाँ पर एक विचित्र बात है, वो है सबमिसिव आइडलनेस। ये क्या होता है? इन कॉलेज ही फेल इन टू अ स्ट्रेंज आइडलनेस। He felt that there he did not need to work hard himself, and that it was the university itself that had to educate him. He described this idleness as submissive idleness. मैं इनके मन में एक विचार आया, बोले एडमिशन ले लिया तो अपने आप यूनिवर्सिटी पास करती रहेगी, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, अपने आप यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी। तो सब कुछ यूनिवर्सिटी पे छोड़ दिया। तो इस सबमिसिव शब्द का अर्थ होता है अपने आप को समर्पित कर देना। तो इन्होंने इस बात को सबमिसिव आइडलनेस कहा है। ही वॉज ऑल्सो डिसप्लीज्ड विद द रेस्ट्रिक्शंस imposed on him by the university. He wrote that there he felt like a fall of the air, ill tutored by captivity. तो यूनिवर्सिटी के द्वारा, कॉलेज के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते गए थे, तो ये उन रेस्ट्रिक्शंस पर काफ़ी परेशान थे। उन्होंने प्रील्यूड बुक 3 में, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, उसमें बुक 3 में 70 चैप्टर है एट द कैम्ब्रिज। इसमें इन्होंने कैम्ब्रिज के बारे में, कैम्ब्रिज लाइफ के बारे में बताया है। तो वहाँ लिखा है अ फॉल ऑफ द एयर, यानी कि एक चिड़िया जो हवा में घूमना चाहती, स्वतंत्र रहना चाहती है, इल ट्यूटर्ड बाई कैप्टिविटी, उसको बांध करके यानी कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया। तो इनकी बीए की डिग्री जो है रिसीव होती है 1791 में। इसके बाद यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, हाउ मैनी टाइम्स डिड विलियम वर्ड्सवर्थ विजिट फ्रांस? तो 2 समय जाते हैं। पहले समय सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं, और दूसरी बार 1791 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखने जाते हैं, उसको समझने के लिए जाते हैं। इन 1790 फर्स्ट विजिट टू फ्रांस। ड्यूरिंग दिस 3rd समर वैकेशन इन 1790 विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिज फ्रेंड रॉबर्ट जोन्स, जो उनके साथ थे, अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज में अपने मित्र रॉबर्ट जोन्स के साथ 1790 में जो है फ्रांस घूमने जाते हैं। टूर इन फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, तो ये आपका टूर था। फिर 1791 में सेकेंड विजिट करते हैं फ्रांस की। द ग्रेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड स्टार्टेड इन 1789, और जो 1789 से लेकर 1799 तक चलती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांस रिवॉल्यूशन कब से कब तक चली और कब स्टार्ट हुई। तो सेकंड विजिट का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, ही वांटेड टू रीच द सोल ऑफ रिवोल्यूशनरीज, सो ही वेंट टू फ्रांस इन नवंबर 1791। यानी कि वो रिवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, उनकी सोल को देखना चाहते थे। तो उसको देखने के लिए ये 1791 में फ्रांस जाते हैं। पहला केवल टूर था और इस समय जानबूझकर गए थे। और प्रश्न 2004 की टीजीटी में पूछा गया है कि उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जब देखा था तो किस फेज को देखा था, किस स्टेज को देखा था। तो ही विटनेस्ड द मिडिल स्टेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये इम्पोर्टेंट है
किसको देखा? मिडिल स्टेज को, क्योंकि 1791 में गए थे और 1789 से लेकर 1799 तक ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन रहती है, तो ये मिडिल फेज ही कहलाता है। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि प्रिल्यूड की बुक 9 में इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वर्णन किया है। लाइन है, ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव। इस दैट डाउन यानी कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का उदय हो रहा था, तो उस उदय के समय में कोई भी व्यक्ति जीवित है तो, या कोई भी व्यक्ति उस समय रह रहा है, तो ये तो उसके लिए वरदान के समान है। बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। यदि उसमें युवा है और उसने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, तो ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति जैसा है। तो ये लाइन बहुत सुंदर है, कई बार पूछी गई हैं, और इनकी पोइम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि बुक 9 है प्रिल्यूड की। तो इससे उसकी लाइन है, आप जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान बेस्टाइल जो प्रिजन है, जेल है, उसको तोड़ दिया गया था। वहाँ से जो प्रिजनर थे उनको फ्री करा लिया गया था। सो विलियम वर्ड्सवर्थ वेंट टू सी बेस्टाइल द ग्रेट प्रिजन। कुछ ऑफिसर्स थे जो रिवोल्यूशनरी के, तो ही मैट सम ऑफिसर्स ऑफ द न्यूली सेट अप रिपब्लिकन आर्मी। एन ऑफिसर नेम माइकल डे ब्यूपाय वॉज हिज फ्रेंड। ये भी पूछा जा सकता है कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रही थी तो उस समय जो रिपब्लिकन आर्मी थी, कौन उनका मित्र था। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये वाला, विच इवेंट्स, क्वेश्चन बनता है, विच इवेंट कूल्ड वर्ड्सवर्थ रिवोल्यूशनरी एंथुजिज्म। कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के जो क्रांतिकारी उत्साह था, विचार थे, उनको ठंडा कर दिया। तो देखिए, जब किसी भी क्रांति की चरम होगा और अत्याचार होगा तो कोई भी, किसी का भी उत्साह थम जाएगा। तो यहाँ पर दो बातें हैं जिन्होंने इनके जो रिवोल्यूशनरी एंथुजिज्म था उसको कूल किया। द फर्स्ट वन वॉज एक्सेस ऑफ रिवोल्यूशन इटसेल्फ, यानी कि जो क्रांति थी उसका चरम, उसकी अति इनके उत्साह को फीका किया। समझ गए? यानी क्रांतिकारी की जो जातियाँ थीं, एक्सेस था, उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के उत्साह को ठंडा किया विशेष तौर से। एंड स्पेशली द एग्जीक्यूशन ऑफ लुइस 16, लुइस 16 के जब फांसी हुई थी तो उसने भी, इनका उद्देश्य था कि नहीं होनी चाहिए। और सेकंड था द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब क्रांति खत्म होती है तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस के एम्परर बनते हैं। एंड द स्लेविश एडुलेशन अकॉर्डेड बाय फ्रांस, तो फ्रांस के लोगों के द्वारा जो गुलामी की प्रशंसा की गई, यानी कि बिल्कुल गुलामी की तरह स्वीकार कर लिया गया नेपोलियन को। इन नेपोलियन को बहुत माना गया इन लोगों ने। द मोस्ट बल्गर एंड डेंजरस ऑफ टायरेंट्स, इन्होंने कहा है कि सबसे अशिष्ट अत्याचारी था नेपोलियन बोनापार्ट। तो लोग उसकी चापलूसी करते थे, गुलामी करते थे, इसके कारण इनका जो उत्साह था वो ठंडा पड़ गया। फ्रांस में ही ये ब्लायस जाते हैं, फ्रांस का शहर है, और वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है एंटीबेलन से। देन वर्ड्सवर्थ वेंट टू ब्लायस वेयर ही मैट अ ब्यूटीफुल फ्रेंच गर्ल एंटीबेलन एंड फेल इन लव विद हर। उससे प्रेम हो जाता है इनको। और 1792 में सी बोर हिम अ डॉटर नेम्ड एन कैरोलिन। दोनों नाम याद रखेंगे, एंटीबेलन और एन कैरोलिन। उसी समय फ्रांस से ये 1791 में ही रिटर्न टू
England in October 1791 and stayed in London. In England, his life remained unsettled. 4 वर्ष तक ये इंग्लैंड में रुकते हैं और अक्टूबर 1791 में ये इंग्लैंड फ्रांस से वापस आ जाते हैं। और इंग्लैंड में इनकी जो लाइफ है वो अनसेटल्ड है, जगह जगह घूमते हैं, जगह जगह किराए पर रहते हैं अपनी बहन डोरेथी के साथ। तो कितने वर्ष रहते हैं? अबाउट 4 years अनसेटल्ड लाइफ। इन 1793 इनकी पहली रचनाएं आती हैं। वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड हिज 2 great descriptive poems, descriptive sketches and इवनिंग वॉक। ये दोनों ही आपको याद रखनी है, फर्स्ट पब्लिश रचनाएं हैं इनकी। और ये गॉडविन से मिलते हैं और उनकी पॉलिटिकल जस्टिस जो रचना है उससे इनको द आइडिया ऑफ जनरल बिल मिलता है। फिर इसके बाद ये 4 साल इंग्लैंड में बिताने के बाद, लंदन में बिताने के बाद, आफ्टर 4 years ऑफ अनसेटल्ड लाइफ इन 1795, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको भी ध्यान रखेंगे, 1795 में, एंड हिज सिस्टर डॉर्थी फाइनली सेटल्ड एट रेसडाउन इन डॉर्सेटशायर ऑन रेंट। तो डॉर्सेटशायर में ये रेसडाउन में रहते हैं और रेसडाउन लॉज में रहते हैं, एक रेंटल एरिया है, रेंट पे रहते हैं। और यहीं से इनका पत्राचार स्टार्ट हो जाता है एसटी कॉलेज से। तो ध्यान रखना, पूछा गया है इस पे टीजीटी में। तो 1795 इनकी 2 बातों के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, ही स्टार्टेड करस्पॉन्डेंस विद एसटी कॉलेज एट रेसडाउन एंड फाइनली 2 friends met each other at Bristol in 1795। यानी कि 1795 में ये दोनों फ्रेंड ब्रिस्टल में मिलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा गया है टीजीटी में ये कि दोनों फ्रेंड कब मिलते हैं। तो 1795 मिलते हैं ब्रिस्टल में, ध्यान रखेंगे। और दूसरा, इसी दौरान विलियम वर्ड्सवर्थ wrote his only play The Borders between 1795 and 1797। ये अपना अकेला प्ले लिखते हैं और ये आपका बर्स प्ले है। दिस प्ले ये बर्स ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हालांकि इनकी रचनाओं को हम अलग से पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे और कहीं भी कोई पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। थर्ड पीरियड की बात करें, जिससे पहले ही बात किया था कि ये आपका बहुत ही शॉर्ट और सिग्निफिकेंट पीरियड है, वेरी सिग्निफिकेंट पीरियड है। क्यों? क्योंकि आफ्टर 2 years एट रेसडाउन विलियम वर्ड्सवर्थ सेटल्ड एट एल्फॉक्सटन इन 1797। तो एल्फॉक्सटन में 1797 में बसने के बाद ये लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश कराते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि ये 2-3 वर्ष हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है। ये 1797 से लेकर 1799 का पीरियड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन सितंबर 1798 इन द पार्टनरशिप ऑफ एसटी कॉलेज। तो एसटी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ मिलकर के लिरिकल बैलेट्स को 1797-98 में पब्लिश कराते हैं। आप जानते हैं 19+4 यानी कि 23 जो पोइम्स हैं इसमें पब्लिश होती हैं। 19 कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय एसटी कॉलेज। और इम्पोर्टेंट क्यों है? दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पीरियड जो है 1797 से लेके और 1807 तक का ये जो डिकेड है, यानी कि जो 10 ईयर का जो समय है, डिकेड कॉल्ड द ग्रेटेस्ट डिकेड ऑफ पोइटिक प्रोडक्शन इन हिज लाइफ। इनकी लाइफ का पोइटिक प्रोडक्शन का महानतम डिकेड है, क्योंकि इसमें इनका
प्रील्यूड हो गया और दूसरे लिरिकल बैलेट्स हो गए, और बहुत सारी पोइम्स हैं, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स, क्योंकि द प्रील्यूड एंड द पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स ऑल वर कंपोज ड्यूरिंग दिस डिकेड। तो पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स बहुत बड़ा इनका वॉल्यूम है। तो आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी वेंट टू जर्मनी टू लर्न जर्मन। तो 1798-99 ये 2 वर्ष जर्मनी में रहते हैं, और जर्मनी में ये स्टे करते हैं कहाँ? गॉसलर में। तो ही कंपोज सम गुड पोइम्स देयर। तो गॉसलर में इन्होंने कुछ अच्छी पोइम की, तो इन्हीं पोइम्स को गॉसलर पोइम्स के नाम से जाना जाता है, नोन एज गॉसलर पोइम्स। तो कौन कौन सी हैं इनको ध्यान रखेंगे, और क्यों ये पीरियड इम्पोर्टेंट है ये भी जान लेंगे। देखिए, इन्होंने 2 एलिजी पोइम्स लिखी हैं, लूसी पोइम्स और मैथ्यू पोइम्स। ये दोनों एलिजियक पोइम्स हैं जो 1798 से लेकर 1801 तक लिखी गई थी। दोनों ही लूसी पोइम में 5 पोइम्स हैं और मैथ्यू पोइम में भी 4 पोइम्स हैं। देखिए, लूसी पोइम्स में जो कंसिस्ट पोइम है वो है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल अमॉन्ग अननोन मैन, 3 years she grew in sun and shower and a slumber did my spirit seal। ये 5 पोइम का कलेक्शन जो है इनको लूसी पोइम्स कहते हैं। एक पोइम का नाम है लूसी ग्रे, जिसमें पढ़ा होगा आपने कि एक छोटी सी बालिका है, चाइल्ड है, जो लैल्टन लेके अपने माता पिता को खोजने जाती है और उसमें मर जाती है, तो वो लूसी ग्रे है। लेकिन लूसी ग्रे इज नॉट कंसिडर्ड अमॉन्ग लूसी पोइम्स। ये लूसी पोइम्स में नहीं आती, लेकिन लूसी ग्रे नाम है। अब मैथ्यू पोइम्स में आपने पढ़ा होगा द फाउंटेन, जिसमें मैथ्यू जो है 72 ईयर ओल्ड एक ओल्ड मैन है, और इस समय विलियम वर्ड्सवर्थ 28 ईयर्स के होते हैं। और इसमें पहली पोइम है मैथ्यू, जिसकी फर्स्ट लाइन है द लाइन रिटन ऑन आ टेबल इन ए स्कूल। इस नाम से पोइम जानी जाती है। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, द फाउंटेन और एड्रेस टू द स्कॉलर, ये आपकी मैथ्यू पोइम्स हैं। पूछा जा सकता है विच आर मैथ्यू पोइम्स। देखिए, जितनी जानकारी मिले वो थोड़ी है। नेक्स्ट है रथ, नटिंग और पोइट्स एपिटैफ। ये आपकी गॉसलर पोइम्स हैं, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने प्रील्यूड जो कि 1805 में कंप्लीट हुई है, इसका ड्राफ्ट जो है, अर्ली ड्राफ्ट इन्होंने यही बना लिया था। और गॉसलर मेड हिज माइंड क्लियर मिरर ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस एंड अराउज्ड द ग्रेट पोइट्स स्लीपिंग इन हिम। तो यानी कि इस समय ने इनके जो पोइट स्लीपिंग था इनके अंदर, उसको जगा दिया। तो यहाँ से इनकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। अब हम 4th पीरियड की बात करते हैं। तो 4th पीरियड में ये भी प्रश्न पूछा गया था कि लेक डिस्ट्रिक्ट में विलियम वर्ड्सवर्थ कितने वर्ष इन्होंने व्यतीत किए। तो ये आपका 50 ईयर्स के अप्रॉक्स है, 1799 से लेके 1850 तक, यानी कि 50 वर्ष का समय बैठता है। तो अबाउट हाफ सेंचुरी व्यतीत करते हैं। तो लेक डिस्ट्रिक्ट द प्लेस वेयर वर्ड्सवर्थ पास्ट अबाउट 50 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, 1801 से लेकर 1850 तक अबाउट 50 ईयर्स, ये टीजीटी में पूछा गया था। तो पहला है डब कॉटेज। देखिए, डब कॉटेज आपका ग्रासमेयर में है, और 1799 से लेके 1808 तक, यानी 9 वर्ष यहाँ बताते हैं। एलन बैंक 1808 से लेके 1823 तक 15 वर्ष यहाँ बताते हैं। और लास्ट में रेडल माउंट 1823 से लेकर 1850 तक 27 वर्ष यहाँ बताते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर ये बनता है, ये टोटल जो जगह हैं ये आपके लेक डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, और लेक डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपकी
कम्ब्रिया काउंटी है उसमें आती है। तो ये लेक डिस्ट्रिक्ट क्यों कहलाती है वो तो जानी गई। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि अपने जीवन के अंतिम वर्ष में विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ रह रहे थे? तो नेचुरल है कि वो रेडल माउंट में रह रहे थे। ठीक। और लेक डिस्ट्रिक्ट क्या है? लेक डिस्ट्रिक्ट इज अ माउंटेन रीजन इन नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड, इज फेमस फॉर इट्स लेक्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड फॉल्स। तो इसलिए इसको लेक डिस्ट्रिक्ट एरिया कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि हु वर द पोइट्स फिगर्स एसोसिएटेड विद लेक स्कूल्स ऑफ पोइट्स। तो लेक स्कूल में तो द 3 मेन फिगर known as the Lake School were William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge and Robert Southey। ये सब नाम आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन वर्ड्सवर्थ लाइफ। देखिए वर्ड्सवर्थ की लाइफ की, पहले हम इसके मैरिज की बात करें। ऑन 4 अक्टूबर 1802 यानी कि 4 अक्टूबर 1802 में he married his own cousin Mary Hutchinson. They had 3 sons and 2 daughters। तो मैरी हचिंगसन से इनकी शादी 1802 में होती है 4 अक्टूबर को। He gained his friendship of Sir Walter Scott when he visited Scotland in 1803। यानी 1803 में जब स्कॉटलैंड जाते हैं तो इनकी मुलाकात सर वाल्टर स्कॉट होती है और वहीं फ्रेंडशिप हो जाती है। इन 1805 the drowning of Wordsworth's favorite brother John, the captain of sailing vessel, gave him the strongest shock at that he never experienced। तो 1805 में इनके भाई की मृत्यु हो जाती है जहाज के डूबने से। तो ये इनके पास शौक रहा है। और 1805 में ही आप जानते हैं कि आपकी प्रिल्यूड पूरी हुई थी। अब एक बात और ध्यान करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए 30 वर्ष की उम्र तक, क्योंकि अभी 30 ही वर्ष के हुए थे, अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो 30 वर्ष की उम्र तक, यहाँ पर ये 30 ईयर्स की बात कर रहे हैं, 30 ही वर्ष हुए हैं। तो 30 वर्ष की उम्र तक विलियम वर्ड्सवर्थ के पास ना तो पैसा था और ना ही जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य था और ना ही कोई जॉब थी इनके पास। और आपने अभी तक भी देखा होगा कि इन्होंने जितनी भी रचनाएं की, चाहे लिरिकल बैलेड्स का कंपोजिशन किया हो, पब्लिकेशन किया हो, लेकिन फिर भी उनको धन के रूप में, यानी कि धन को पुरस्कार के रूप में नहीं मिला। हालांकि अपने खर्चों को निपटाने के लिए इन्होंने लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश कराया था, तो इनके पास किसी भी तरह का धन नहीं था। तो कुछ घटनाएं थी और कुछ हैप्पी एक्सीडेंट कह सकते हैं जिन्होंने इनके लिए पोएम कंटिन्यू किया। तो पहला है, ही हैड टेकन केयर ऑफ ए यंग फ्रेंड रेस्ले कल्बर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो रेस्ले कल्बर्ट को ये देखभाल कर रहे थे, जो जिसको कंजप्शन था, क्षय रोग था। तो ही डाइड ऑफ कंजप्शन एंड लेफ्ट वर्ड्सवर्थ द हेयर ऑफ अ फ्यू 100 पाउंड्स। लगभग 300 पाउंड्स को इन्होंने छोड़ा था, 300 पाउंड्स को छोड़ा था इन्होंने। एंड टू द रिक्वेस्ट दैट ही शुड गिव हिज लाइफ टू पोइट्री। तो उसने रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी लाइफ को पोइट्री में लगाएगा। तो इसने 300 पाउंड की जो अपनी लेगासी छोड़ी थी। अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ही बीकेम अ टॉरी। देखिए 2 पार्टी थी, एक टॉरी और दूसरी होती है बिग पार्टी। बिग जो होती है वो पार्लियामेंट को सपोर्ट करती है, और जो टोरी होती है वो आपके किसको सपोर्ट करती है? कंजर्वेटिव पार्टी है ये, और जो सपोर्ट करती है मोनार्की को। तो ये मोनार्की को सपोर्ट करने वाले बन गए। और फिर इसी दौरान सून एक्सेप्टेड द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स वेस्टमोरलैंड इन 1813। यानी 1813 में वेस्टमोरलैंड के स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, सरकारी जॉब होती है।
एंड ही रिजाइन द ऑफिस इन 1842, यानी 1842 में रिजाइन करते हैं और इनको रिसीव होती है पेंशन पाउंड 300 की। एक पॉइंट। तो और दूसरे फिर जो इवेंट होती है, ही वॉज अपॉइंटेड द पोइट लॉरेट बाय द गवर्नमेंट इन 1843, 1843 में, और आफ्टर साउदेज डेथ, क्योंकि साउदे जो है 1843 में जो डेथ हो जाती है, और इससे पहले यही पोइट लॉरेट थे। तो रॉबर्ट साउदे के बाद ये पोइट लॉरेट बनते हैं। तो इन घटनाओं पे टोरी होने पर, डिस्ट्रीब्यूट और स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर होने पर, और दूसरे पोइट लॉरेट बनने पर रॉबर्ट ब्राउनिंग को मौका मिलता है और वे पोइम लिखते हैं द लॉस्ट लीडर, वो लीडर जो हमसे खो गया। तो ऑल दिस ओकेजन ब्राउनिंग्स फेमस बट इल कंसिडर्ड पोइम द लॉस्ट लीडर। इसमें कहते हैं जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, केवल मुट्ठी भर पैसों के लिए, मुट्ठी भर सिल्वर के लिए उसने हमको छोड़ दिया। जस्ट फॉर ए रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, अपने कोट में केवल एक फीता अटकाने के लिए उसने हमको छोड़ दिया। तो ये लॉस्ट लीडर की लाइन है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कही गई हैं। और अगर हम इसकी टूर के बारे में पढ़ लें तो देखिए 2 टाइम्स ये फ्रांस जाते हैं 1790-91 में, 3 टाइम स्कॉटलैंड जाते हैं 1803, 1814, 1831 में, और 7 टूर्स ऑफ यूरोप करते हैं, यूरोप के 7 टूर करते हैं। ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, वेयर हैड विलियम वर्ड्सवर्थ बीन लिविंग ड्यूरिंग द लास्ट ऑफ हिज लाइफ। तो अपने लाइफ के रेडल माउंट में रहते हैं, ठीक। और 1850 में 23 अप्रैल ही डाइड इन ट्रैंक्विलिटी इन 1850, यानी कि 23 अप्रैल को 1850 को रेडल माउंट में एट द एज ऑफ 80 ईयर्स एंड वॉज बरीड एट द चर्चयार्ड ग्रासमेयर। तो यहाँ डेट नहीं लिखी है, तो 23 अप्रैल 1850 को। तो ये था इनका कुछ शॉर्ट बायोग्राफी। उम्मीद करें पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।